So tomorrow we study the, just a second. Tomorrow we study the geometrical isomer which present in the haloalkane and haloarenes. Okay, and today we study the first of all optical isomer, and then after we start the method of preparation of haloalkane and haloarenes. Okay, first of all we see the optical isomer. Optical isomer. Okay, do you know about this anything or not? Please reply. What is optical isomer? Okay, in this type of isomers, first of all we know the chiral carbon. Chiral carbon. If any compound, if any compound have four different group at the carbon, then is known as chiral carbon. Okay, for example, carbon, hydrogen, bromine, chlorine and iodine. This carbon is known as chiral carbon and it is represented by the stars. इस कार्बन को हम लोग स्टार के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. इफ कंपाउंड हैव, अब हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर का थ्योरी. पहला कंसेप्ट है इफ कंपाउंड हैव ओनली वन कायरल कार्बन, यदि कंपाउंड के पास केवल एक ही कायरल कार्बन होगा, ओनली वन कायरल कार्बन, देन इट मस्ट ऑप्टिकली एक्टिव. प्लीज फोकस दिस पॉइंट. देन इट मस्ट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. सेकेंड पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल, पहले इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं. कार्बन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड क्लोरीन. अगर हम लोग यहाँ पर इसको मिरर लगाएंगे यहाँ पर, तब हमें इसका मिरर इमेज प्राप्त होगा, जो कैसा होगा, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा ब्रोमीन, है ना. तब ये दोनों जो कंपाउंड हो जाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा. ये दोनों कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा. यदि यह डी आइसोमर होगा, यानी कि यह डेक्स्ट्रोज होगा, तब ये आपका क्या होगा, राइट साइड वाला आपका हो जाएगा एल आइसोमर. देन इट्स, तब यह एल आइसोमर होगा. ओके, लेकिन अगर, सेकेंड पॉइंट, इफ कंपाउंड हैव, यदि कंपाउंड के पास टू आर मोर देन टू कायरल कार्बन, यदि कंपाउंड के पास दो या दो से अधिक कायरल कार्बन होगा, मोर देन टू कायरल कार्बन, देन इट मे ऑप्टिकली एक्टिव और मे ऑप्टिकली इनएक्टिव.
यदि कंपाउंड के पास 2 या 2 से अधिक कायरल कार्बन होंगे तब ये ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकता है। तब इसको चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव। इस केस में हमारा कंडीशन क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव होने का? कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होने का कंडीशन हमारा क्या होगा इस केस में? तब कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होना चाहिए, अब्सेंट होना चाहिए, अर्थात कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। कंपाउंड के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होना चाहिए, अर्थात कंपाउंड के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए। और इसका मतलब ये हो गया, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल सकते हैं POS नहीं होना चाहिए, COS नहीं होना चाहिए, और एक और लास्ट में अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आपका अब्सेंट होना चाहिए, यानी कि AAOS भी नहीं होना चाहिए। तब वो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा, है ना। अब इसको हम लोग चेक कैसे करते हैं? तो ये हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। अगर इसके ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा 2 लेक्चर इसके ऊपर चला जाएगा, इसलिए हम इस पर बात ज़्यादा नहीं करेंगे। बस हम एक फिशर प्रोजेक्शन जो कि अभी आप जानते नहीं हो उसके ऊपर हम बात करके फिर आगे बढ़ते हैं। हमको जहाँ तक लग रहा है कि आपको एक बार फिर से आइसोमर या फिर आपको GOC को शॉर्ट वे में आपको रिवाइज कराना पड़ेगा, जो जो टॉपिक आप नहीं पढ़े हो, ओके। इसलिए अभी मैं सिर्फ शॉर्ट वे में अभी आगे बढ़ता हूँ। कुछ मैसेज की हो क्या? हाँ ठीक है, तो हम यहाँ पर आगे देखते हैं। एक फिशर प्रोजेक्शन में कंपाउंड देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है हमारे पास कार्बन, इसके नीचे देखते हैं एक कार्बन है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन। अगर मैं इस कंपाउंड के बारे में अगर आपसे डिस्कस करूं तो अगर मैं यहाँ से एक प्लेन पास करूँगा तो कंपाउंड 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, है ना। यहाँ से अगर मैं एक प्लेन पास करूँगा तब ये कंपाउंड 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। इसके अंदर कायरल कार्बन है, देखो ये जो येलो कलर से कार्बन है ये कार्बन आपका कायरल है, क्योंकि यहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, एक ये, 2 और 3। योर सिस्टम लोड हैवी, एक सेकेंड, 3 और ये एक टोटल 4 प्रकार के डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, जिसके चलते कि ये क्या हो जाएगा? कायरल कार्बन हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं नीचे वाले कार्बन को भी अगर मैं देखूंगा तो ये भी कार्बन आपका क्या कहलाएगा? कायरल कार्बन कहलाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 और ये चौथा ग्रुप आपका डिफरेंट है। तब इस केस में आपका दोनों कार्बन ही कायरल कार्बन होगा। दोनों कार्बन का कायरल कार्बन होते हुए भी, है ना, इसके अंदर क्या है? 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है, 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है। फिर भी यह आपका क्या है? फिर भी ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, फिर भी आपका ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऐसा कारण क्या है? तब इसके पीछे कारण है इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखें, हाइड्रोजन, कार्बन, Cl, Br, फिर यहाँ पर कार्बन, Cl, Br और हाइड्रोजन। अगर मैं यहाँ से एक प्लेन पास करूँ, क्या आप प्लेन ऑफ सिमेट्री का नाम सुने हो इससे पहले या नहीं? एक बार बताओ, यस और नो। Are you know about plane of symmetry or not? Please reply. Okay, ठीक है।
आप जानते हो, ठीक है। अब देखते हैं, तब यहाँ से अगर मैं एक प्लेन पास करूँगा तब ये बराबर बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, तब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिसके चलते कि यह ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को रोटेट कर दूं तब CHCl किसी एक कार्बन को मैं रोटेट कर देता हूँ, यहाँ Br और यहाँ पर मैं कर देता हूँ Cl और हाइड्रोजन, तब इसके अंदर अब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, न ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और आपको देखने पर लग रहा होगा कि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, लेकिन इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, जिसके चलते कि ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और सेकेंड वाला मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। इसके बारे में हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। हम इस पर बहुत ही विस्तार से बाद में कभी चर्चा कर लेंगे जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब, क्योंकि इससे मिलजुल करके क्वेश्चंस तो बहुत सारे आते हैं। लेकिन अब हम लोगों का सारा फोकस है आपका हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स पर, तब उसी के ऊपर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आज का पहला टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, फर्स्ट मेथड होगा, वो होता है आपका फ्रॉम एल्केन। एल्केन से हम लोग किस प्रकार से हेलो एल्केन बनाएंगे, इसके बारे में हमें देखना है। इस केस में आपका यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ से आपके CBSE बोर्ड में भी और नीट के एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। इस साल भी यहाँ से एक नीट में क्वेश्चन आया हुआ था, 2025 में भी यहाँ से एक नीट में क्वेश्चन आया हुआ था कि एक कंपाउंड दिया हुआ था, है ना, शायद यही कंपाउंड था, एक कंपाउंड था, इसके ऊपर हम लोग Cl2 के साथ रिएक्शन कराए थे सनलाइट के प्रेजेंस में। तब कितने प्रकार के, इसमें आपका सिर्फ मोनो हाइलोजिनेशन कराना था। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद फिर बताता हूँ। ये 2025 क्वेश्चन था, इस पर आपको मोनो हाइलोजिनेशन कराना था। जब इसके ऊपर मोनो हाइलोजिनेशन कराएंगे तो कितने प्रकार का कंपाउंड बनेगा, ठीक है, हाउ मेनी टाइप ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, इस प्रकार का ये नीट 2025 का ये क्वेश्चन था। ये जो अभी आप पहला रिएक्शन देखने जा रहे हो, इस फर्स्ट रिएक्शन से क्वेश्चन था। मैं आपके अकाउंट पर भेज दूंगा कि ये क्वेश्चन कौन सा था, ठीक है, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारा टॉपिक है क्या, फ्रॉम एल्केन। एल्केन से हमें क्या करना है, एल्केन से हमें बनाना है हेलो एल्केन। इसका इस रिएक्शन का नाम होता है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का हाइलोजिनेशन कैसे करते हैं, ये हमारा आज का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, जब भी अगर हम एल्केन के ऊपर, यानी कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के ऊपर यदि मैं Cl2 या फिर Br2 के साथ रिएक्शन करा दूं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में, तब ये आपका मेथाइल क्लोराइड या फिर मेथाइल ब्रोमाइड बनता है ना, CH3Br। यह जनरली सिर्फ और सिर्फ आपका किसके साथ होता है, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ होता है, ठीक है। या तो ये चीज़ हो आप सनलाइट के प्रेजेंस में कराइए। पहला कंडीशन है आपका हाइलोजिनेशन कराने का कि X2 में क्या क्या होना चाहिए, क्लोरीन ब्रोमीन के साथ साथ सनलाइट, ये पहला कंडीशन है। फिर दूसरा कंडीशन है आपका हाइलोजिनेशन कराने का कि आप जो है कि इसको Cl2 को हीट कर दीजिए आप 400 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है। तब इस केस में यह जो है कि आपका रिएक्शन हो जाता है। और इस रिएक्शन में क्या होता है कि यदि आप RH, कोई भी रिएक्शन है, RH के ऊपर अगर X2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तब ये बनता है RX, ठीक है, ये इस प्रकार से बनता है। तब
अगर मैं इसमें आगे बढ़ूँ तब मैं देख सकता हूँ कि जब हम CH4 के ऊपर Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका सनलाइट के प्रेजेंस वाला है ना, इसलिए मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। सनलाइट के प्रेजेंस में अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ तब ये बनता है CH3Cl और यहाँ से बाहर निकलता है HCl मॉलिक्यूल, है ना। ये रिएक्शन बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक क्या है कि जब तक हैलोजन रहेगा, जब तक यहाँ पर हैलोजन रहेगा तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा। यहाँ पर हैलोजन जब तक है और जब तक यहाँ पर हाइड्रोजन है तब तक रिएक्शन होता रहेगा। यानी कि ये जो है कि कंप्लीट रूप से हैलोजिनेशन होता है, अर्थात अगले स्टेप में CH3Cl के ऊपर फिर से Cl2 अटैक करता है सनलाइट के प्रेजेंस में और ये बना लेता है आपका CH2Cl2 प्लस HCl, ये बना लेता है। फिर अगले स्टेप में आपका क्या होता है, CH2Cl2 के ऊपर Cl2 का रिएक्शन करा देंगे, ठीक है, तब फिर से ये बन जाता है आपका CHCl3 प्लस HCl। और नेक्स्ट स्टेप में CHCl3 के ऊपर जब सनलाइट के साथ रिएक्शन कराया जाता है हैलोजन का, तब लास्ट स्टेप में यह बन जाता है आपका CCl4 और HCl, है ना। इस केस में आपका क्या होता है, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट भी बन सकता है। और यदि हमें 4 डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इस केस में यदि आप फर्स्ट स्टेप पर रिएक्शन को रोकना चाहें तो ये रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और यानी कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं कि बनता है। अब इस केस में अगर मान लीजिए कि जस्ट सपोज इफ़ यू वांट मिथाइल क्लोराइड बट इट्स converts into dichloromethane, trichloromethane and tetrachloromethane, then this is the drawback of this reaction. Okay, if you want to control the reaction at this first step, then it's not possible and it's converts into till and tetrachloromethane final product is formed if halogen is in excess amount, if halogen is in एक्सिस अमाउंट, ओके, तब ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इस केस में ये वाला मेथड हैलोजिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा नहीं उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तब यदि अगर हम लोग लेते हैं CH3 देन Cl2 एंड सनलाइट, व्हेन दिस रिएक्शन इज occur, then after it's converts into CH3 CH2Cl, okay, but at the final product it becomes convert into CCl3 and CCl3, all hydrogen is replaced by halogens, okay, and finally 6HCl molecule is also obtained, okay. This is the reaction. This type of reaction is known as halogenation of alkane, okay. ये वाला प्रोडक्ट आपका बनता है, व्हाट इज दिस, ये वाला प्रोडक्ट आपका बनता है, ठीक है, CCl3 और ये चीज़। अब ये रिएक्शन आपको समझ में आया या नहीं? ओके, देन वी सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। हम लोग कोई भी रिएक्शन देखेंगे तो उसका हमें मैकेनिज्म देखना ही पड़ेगा। ऑल रिएक्शन मैकेनिज्म आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म of this reaction, what is mechanism? Then mechanism is the process of any reaction to explain how the reaction is occur। यह रिएक्शन कैसे हुआ इसके बारे में बताने के लिए मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है ना। मैकेनिज्म एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि ये जो रिएक्शन हुआ जिसमें कि रिएक्टेंट और एक रिजेंट यूज करके हमने कन्वर्ट किया प्रोडक्ट में, तब यह रिएक्शन हुआ कैसे, इसके बारे में जो बताता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म। तब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है तब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके मैकेनिज्म में यह 3 स्टेप में होता है ना। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में?
3 स्टेप में। पहला स्टेप होता है आपका चैन इनिशिएशन, यह एक चैन रिएक्शन है। इस केस में सबसे पहला स्टेप होता है चैन इनिशिएशन, और दूसरा स्टेप होता है चैन प्रोपोगेशन, याद रखेंगे चैन प्रोपेगेशन, और तीसरा स्टेप होता है आपका चैन टर्मिनेशन, चैन टर्मिनेशन। ये तीनों स्टेप को आपको याद रखना होगा। पहले स्टेप में आपका होता है चैन इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप में चैन प्रोपगेशन, एंड लास्ट स्टेप में चैन टर्मिनेशन टाइप से आपका रिएक्शन होता है। तो ये तीनों स्टेप के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो स्टेप वन चैन इनिशिएशन। चैन इनिशिएशन, इनिशिएशन का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग, स्टार्ट होना, है ना। यानी कि इस रिएक्शन में कैसे ये चैन को इनिशिएट करता है, मतलब कैसे रिएक्शन को स्टार्ट करता है, इसके बारे में हमें देखना होगा। तब इस केस में क्या होता है ना कि आपका सबसे पहले जो हम रिजेंट ले रहे हैं, अर्थात जो हम लोग क्लोरीन गैस ले रहे हैं, इसका सनलाइट या फिर हीट के प्रेजेंस में ब्रेक होता है ना। Cl2 इस आपका ब्रेक होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग यहाँ पर बोल देंगे होमोलिटिक फिजन। हम सभी को पता होगा कि कोई भी रिएक्शन होता है तो बॉन्ड का फिजन होता है। अब बॉन्ड फिजन दो प्रकार का होता है। एक होता है हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होता है कि ए बी टाइप का जो मॉलिक्यूल होगा वह कन्वर्ट होता है ए प्लस और बी माइनस में, ए प्लस और बी माइनस में, या फिर बी माइनस या फिर ए माइनस बी प्लस में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर जो होमोलिटिक फिजन होता है उसके अंदर आपका कन्वर्ट होता है ए डॉट प्लस ए डॉट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको कि हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। आई थिंक यू नो दिस। इस केस में आपका बनता है फ्री रेडिकल। ओके, तब इस फ्री रेडिकल के बारे में हमको पता होना चाहिए कि जब ये Cl2 ब्रेक होता है तब इस केस में कन्वर्ट होता है Cl डॉट प्लस Cl डॉट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? क्लोरीन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। अब ये क्या करता है? रिएक्शन के लिए चैन को इनिशिएट करता है, अर्थात चैन को आगे बढ़ाता है। इस केस में क्या होता है? चैन को इनिशिएट करता है। यहाँ पर चैन स्टार्ट हो गया। अब स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 कहलाता है चैन प्रोपोगेशन। स्टेप 2 में होता है आपका चैन प्रोपोगेशन, PRO प्रोपोगेशन। इस केस में जो हम लोग मीथेन ले रहे हैं CH3H, इस केस में इसके ऊपर सबसे पहले एक क्लोरीन डॉट आता है और आकर के रिएक्शन करता है। और रिएक्शन कैसे होता है देखिए, अगर मैं इसको भी यहाँ पर दिखाना चाहूँ, Cl2 को यहाँ पर ले देता हूँ, Cl2 है ये ना, ये डिसोसिएट किस रूप में होगा? Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, हम सभी को पता है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो होमोलिटिक फिजन में क्या होता है कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल लेते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन और ये अपना इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा कि जब इस प्रकार से फिजन होता है बॉन्ड का, जब इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक होता है, उस केस में हम लोग हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तब यहाँ पर ये क्या होता है? हाफ एरो बनता है और ये Cl डॉट बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जब, अच्छा ये बताओ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें आपको एरो दिख रहा है माउस का? यस और नो, प्लीज रिप्लाई। माउस का एरो दिख रहा है कि नहीं? ओके, ठीक। तब इस केस में अब यहाँ पर ये बॉन्ड का फिजन होगा। कैसे बॉन्ड फिजन होगा? ये H डॉट और ये Cl डॉट आपस में मिलेंगे और मिल करके, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का है वो यहाँ पर चला जाएगा और इस केस में ये बन जाता है आपका CH3 डॉट प्लस HCl, ये बन जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपका बनता है। अब ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। इस केस में अब यहाँ से जो एक और हेलोजन बचा है,
यहाँ से एक और जो हाइड्रोजन बचा है, पहला वाला हाइड्रोजन आपका यहाँ आ गया। अब जो दूसरा हाइड्रोजन है इसको मिटा देंगे, अच्छा नहीं लग रहा है। अब जो दूसरा हाइड्रोजन है वह आपका CH3 डॉट पर आएगा रिएक्शन करने, CH3 डॉट प्लस Cl डॉट, ये दोनों आपस में मिलेंगे और मिल करके क्या बनेगा, ये यहाँ ये यहाँ, और आपस में मिल करके बन जाएंगे CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन, है ना, मिथाइल क्लोराइड, ये चीज़ बन जाएगा। इस केस को हम लोग बोलते हैं चैन प्रोपोगेशन। अब लास्ट स्टेप होता है आपका चैन टर्मिनेशन, स्टेप 3 चैन टर्मिनेशन। तो चैन टर्मिनेशन में क्या होता है, तो चैन टर्मिनेशन बोलता है कि देखिए आपका जो बॉन्ड का फिजन हुआ है यह जरूरी नहीं है कि आपका मिथाइल क्लोराइड ही बने। इट्स नॉट नेसेसरी दैट इज ओनली वन प्रोडक्ट दिस फॉर्म्ड, इट्स मेनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, और देयर आर कन्वर्ट्स इनटू 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, है ना। इस केस में जो है कि आपका 3 प्रकार का प्रोडक्ट बन सकता है, उसमें से एक प्रोडक्ट ये मिथाइल क्लोराइड होता है। कैसे, देखिए जो आपका Cl डॉट और Cl डॉट ब्रेक हुआ है ये भी हो सकता है कि आपस में मिल करके अगेन Cl बना ले, और जो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट में CH3 डॉट और CH3 डॉट बना है यह खुद आपस में मिल करके सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3 बना ले, ये भी हो सकता है। और एक ठो जो मैंने बनाया वो ये था CH3 प्लस Cl डॉट मिल करके CH3Cl, ठीक है। यानी कि इस केस में आपका ये वाला आपका मेन प्रोडक्ट है, और ये आपका हो जाएगा इस केस में बाई प्रोडक्ट। इस केस में ये क्या हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। और ये तो आपका रिजेंट ब्रेक हुआ और फिर से अपने आप को रिजेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। देखिए इस केस में 3 कंडीशन है, उसमें से सिर्फ ये वाला कंडीशन क्या है, आपका मेन प्रोडक्ट का कंडीशन है, और ये आपका जो है कि मेन प्रोडक्ट होता है। इस तरह से इसमें चैन टर्मिनेशन हो जाता है, इस प्रकार से इसमें चैन का बंद होना हो जाता है। अब इस केस में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, व्हाट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, तब यहाँ पर आपका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वो होता है आपका मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। ध्यान से देखेंगे, यह आपका क्या है, प्लीज फोकस ऑन दिस, यह आपका है रिएक्शन इंटरमीडिएट। व्हाट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, दैट टाइप ऑफ स्पीसीज which form in between the reaction and it is stable and it is some stable between the other steps products, other steps farm species। जो अदर स्टेप में जो स्पेसीज फार्म होता है उसके मुकाबले ये जो है कि आपका थोड़ा सा स्टेबल होता है ना। दिस इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, है ना। और इस केस में रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या फार्म हो रहा है, फ्री रेडिकल, है ना, फ्री रेडिकल फार्म हो रहा है। और किस टाइप का फ्री रेडिकल फार्म हो रहा है तब आपको समझना होगा। यहाँ पर एक लाइन में लिख सकते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में, रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में हमें एल्काइल फ्री रेडिकल, एल्काइल फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड। ओके, एल्काइल फ्री रेडिकल इस केस में आपका फार्म होता है, ये चीज़ हमको ध्यान में रखना होगा। अब चूंकि सिंस यहाँ पर हमें एल्काइल फ्री रेडिकल फार्म हो रहा है, सिंस एल्काइल फ्री रेडिकल is formed as a reaction intermediate,
एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट, देन तब हम लोग जब भी रिएक्शन को कराएंगे उस केस में हमेशा स्टेबिलिटी को देखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट का। जो एल्काइल फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा वह मेन प्रोडक्ट के रूप में फार्म होगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ। सिंस एल्काइल फ्री रेडिकल इज फार्म्ड एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट, देन वी ऑलवेज check the stability of reaction intermediate। इस पॉइंट को आपको नोट करके रखना है। वी ऑलवेज चेक द रिएक्शन इंटरमीडिएट, वी ऑलवेज चेक द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट ड्यूरिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ओके। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब तक जो आपने पढ़ा वह था सीबीएसई बोर्ड, और ये जो अब नीचे मैं बताने जा रहा हूँ वह नीट और आईआईटी जेईई के लिए इम्पॉर्टेंट है। चूँकि आप सिर्फ नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो इसलिए आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जब भी यदि हम रिएक्शन का बनाएंगे, रिएक्शन के द्वारा प्रोडक्ट बनाएंगे, तब उसमें यदि एक से अधिक प्रकार का हाइड्रोजन होगा, उस केस में हम उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, जिसको रिप्लेस करने के बाद आपका स्टेबल फ्री रेडिकल बने। और हमको स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पता है क्या होता है। वी नो दैट द स्टेबिलिटी of free radical is, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी क्या होता है, 3 डिग्री ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, है ना। यही होता है ना फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी। तब इस आधार पर हम उस फ्री रेडिकल को बनाएंगे जो ज़्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट सपोज हमारे पास एक मीथेन दिया गया है CH3, CH2 और CH3, और बोल दिया गया है कि हमारे पास जो Cl2 है वह 1 इक्विवेलेंट लिया गया है। 1 इक्विवेलेंट मतलब ओनली 1 Cl2 मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ठीक है। इसके कंपेयर में इसको हमें सनलाइट के द्वारा रिएक्शन कराना है। तब इस केस में अब जो हाइड्रोजन लगेगा वह हाइड्रोजन सिर्फ एक जगह लगेगा। अब यहाँ पर 3 प्रकार के हाइड्रोजन हैं। ये दोनों पहले प्रकार के हाइड्रोजन है ना। ये दोनों आपका पहले प्रकार का हाइड्रोजन है और ये आपका दूसरे प्रकार का हाइड्रोजन है। तो इन दोनों में से किसी एक जगह लगेगा या फिर इसके ऊपर लगेगा, या तो येलो सर्कल पर या फिर रेड सर्कल पर हाइड्रोजन लगेगा। तो कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल होगा ये चीज़ आपको बताना होगा। इस आधार पर यदि हम देखें तो हमें 2 प्रकार का प्रोडक्ट प्राप्त होगा। या तो हमें प्राप्त होगा CH3, CH2, Cl, या फिर हमें प्राप्त होगा CH3, CH, Cl और CH3। अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, और इन दोनों में से जो ज़्यादा स्टेबल होगा वह प्रोडक्ट फार्म होगा। तो बताइए येलो वाला रेड वाला और वाइट वाला कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। नो, वाइट वाला बनेगा ना। रेड वाले में क्या है कि आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट में, और वाइट वाले में आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनता है। इसलिए 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं मैकेनिज्म देखता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, स्टेप फर्स्ट में Cl2 ब्रेक होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में 2Cl डॉट बनता है ना। अब हमारा आता है रिएक्टेंट CH3, CH2 और CH2H। अब इस केस में हमारे पास 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि मैं Cl डॉट के द्वारा हम 2 प्रकार से लिखता हूँ। कंडीशन
फर्स्ट। फर्स्ट कंडीशन है कि मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं। तो जब इस हाइड्रोजन को निकालूंगा Cl के साथ, तब ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 डॉट प्लस HCl। इस केस में आपका बन गया क्या, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। अब सेकेंड कंडीशन होता है, सेकेंड कंडीशन आपका होता है कि मैं यहाँ पर ये H और ये एक H यहाँ पर है, यहाँ पर Cl माइनस नहीं होगा, Cl डॉट होगा। एक सेकेंड, यहाँ पर Cl डॉट होगा। अब दूसरे वाले में लेता हूँ, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, Cl डॉट होगा। अब दूसरा कंडीशन ये होता है कि मैं जो ब्लू कलर से हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को मैं निकाल देता हूँ। कंडीशन सेकेंड, जब मैं यहाँ से हाइड्रोजन को निकालूंगा तब ये क्या बन जाएगा, CH3 CH और CH3 डॉट प्लस HCl। इस केस में बन जाएगा आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। अब आपके पास दो प्रकार का फ्री रेडिकल है। अब इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो हमारी जो रेडिकल की स्टेबिलिटी की नॉलेज है, जो अब तक हमने पढ़ा है, जो हमने जीओसी चैप्टर में पढ़ा है, उसके अनुसार हम लोग जानते हैं कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री के रेस्पेक्ट में। तब इस केस में हमारे पास दो प्रकार से बन रहा है, लेकिन जो ज़्यादा स्टेबल होगा वह ज़्यादा बनेगा। तब हमारा 2 डिग्री मोर स्टेबल, देन इट फॉर्म्स मोर, देन आफ्टर अगेन another Cl dot molecule react 2 degree free radical intermediate and it converts into CH3 CH Cl and CH3। तब इस केस में आपका ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल के ऊपर रिएक्शन करेगा कौन, इसका मॉलिक्यूल, Cl डॉट का मॉलिक्यूल, और कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, ये इसको कन्वर्ट करेगा 2 डिग्री हेलो एल्केन में। एक आपका क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। आया समझ में, आर यू अंडरस्टैंड और नॉट, प्लीज रिप्लाई। होल मैकेनिज्म आर अंडरस्टैंड, ओके गुड। देन please tell the some reactions which I show you. If we react, if we give the CH3 CH2 CH CH3 और CH3, एक मॉलिक्यूल है हमारे पास Cl2 का सनलाइट के प्रेजेंस में, अगर हमको रिएक्शन कराना है तो यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि आपका क्या है, 1 इक्विवेलेंट है। जब 1 इक्विवेलेंट है तो किस नंबर के पोजीशन पर अटैक करेगा, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि ये और ये दोनों बराबर हैं, और जब दोनों इक्वल हैं तब ए हम जो नंबर दे रहे हैं उस नंबर के हिसाब से आप बताइए कि किसके ऊपर ये रिएक्शन होगा, ABCD किस कार्बन के ऊपर ये रिएक्शन करेगा, अब बताइए जरा। विच कार्बन रिएक्ट विथ हेलोजन्स एंड फॉर्म हेलोएल्केन, विच कार्बन कन्वर्ट्स इनटू हेलोएल्केन, ABCD में से। C, yes, good. C carbon will convert into haloalkane because A carbon is 1 degree, B carbon is 2 degree, C carbon is 3 degree, and D carbon is also 1 degree. Then if reaction is occur, then it converts into CH3 CH2 C और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा ना, C CH3 CH3 और यहाँ पर हो जाएगा Cl। ओके, ये चीज़ आपका हो जाएगा मेन प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट।
Since in this reaction A and B are 1 डिग्री कार्बन। A और B क्या है? 1 डिग्री कार्बन है। तब इस केस में what is the order of reactivity? What is the order of reactivity? Order of reactivity towards haloalkane. Option A, B, C। A और D, सॉरी A और D एक ही है ना, A और D एक है, A और B नहीं, A और D। A, B, C। B में दिया है B, A, C। B में B, A, C और यस गुड, C, B, A, वेरी गुड। C सबसे ज़्यादा क्योंकि 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ओके, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? ए में एडिशन, बी में सब्स्टिट्यूशन, सी में इलिमिनेशन एंड डी में रीअरेंजमेंट। प्लीज रिप्लाई। ये किस टाइप का रिएक्शन है ABCD में से? एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बी, वेरी गुड। इस केस में आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि इस केस में हमारे पास क्या है? कार्बन हाइड्रोजन टाइप का बॉन्ड है, इसके ऊपर हम Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। तब ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जा रहा है हाइड्रोजन से, यानी कि हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन को हटा दे रहा है। तब इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगेन एक और क्वेश्चन, यह विच टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज? विच टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन? मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस यहाँ पर आप लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोफिलिक। एक सेकेंड, इलेक्ट्रोफिलिक समय बचाने के चक्कर में मैं जल्दी करता हूँ और गलत हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिक एंड फ्री रेडिकल। किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन है ये तीनों में से? A, B, C, तीनों में से कौन सा है? फ्री रेडिकल। वेरी गुड, ये आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। आया समझ में? एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये है। इसके ऊपर मैं 1 इक्विवेलेंट Cl2 का रिएक्शन कराया सनलाइट के प्रेजेंस में। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म? सिर्फ हमारे पास एक Cl2 है, और जब एक Cl2 है तब इसके अंदर एक क्लोरीन लगेगा। अब इसमें कितने प्रकार के कार्बन हैं मैं वो दिखा देता हूँ। A, B, C, D, ये भी D, ये भी D, ये भी D है ना, ये D, 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 तीनों D हैं। तब इसमें आपका 4 प्रकार के कार्बन हैं। तो आप इन चारों प्रकार के कार्बन में से बताइए कि कौन से कार्बन पर आपका लगेगा या फिर कोई और प्रोडक्ट बनेगा। ये इन चारों में से, अच्छा देखिए पोजीशन कितने हैं? A, B, C, D और E, 5 पोजीशन है। इन 5 पोजीशन में से कौन सी पोजीशन पर आपका हाइड्रोजन अटैच होगा और क्यों अटैच होगा, ये आप हमें आंसर बताइए। A, B, C, D, E में से आपके पास समय है 2 मिनट।
कॉपी पर सॉल्व करके आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर सकती हैं। ई नंबर पोजीशन पर ये आपका अटैच होगा। लेकिन ई नंबर पोजीशन पर तो आपके पास हाइड्रोजन ही नहीं है ना। कंडीशन ये भी है, देखो यहाँ पर आपका 3 हाइड्रोजन है, H H H। यहाँ पर आपका 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 0H। तब रिप्लेस कैसे करेगा? आपका आंसर सही है, लेकिन हाइड्रोजन ही नहीं है, तब कैसे होगा? यस, समय लीजिए आराम से। नो, A option is right. Sorry, E option is right. E option is right. But in this case, rearrangement occur. In this case, rearrangement occur. Look carefully. Our reactant is this. Okay. If we remove the hydrogen, if we remove the one hydrogen, it's become convert into 1 degree, it's 2 degree, it's 2 degree, और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं तो रिप्लेस नहीं होगा, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। ओके, देन 1 डिग्री और 2 डिग्री में से ज़्यादा स्टेबल कौन है? 2 डिग्री। तो सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करूँगा Cl2 और H न्यू के प्रेजेंस में रिएक्शन करा करके, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल में। और जब इसको मैं 2 डिग्री फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करूँगा तब ये कन्वर्ट हो जाएगा इस रूप से, है ना। ये आपका हो गया 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और जब ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल हो गया, अब इस केस में यहाँ से CH3 डॉट, यहाँ से आपका CH3 डॉट जाएगा 2 डिग्री पर, जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है यहाँ जाएगा। यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है बच्चे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इस रूप से, यहाँ पर आ जाएगा मिथाइल, और ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री। 2 डिग्री से 3 डिग्री में आपका रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट। और इस रीअरेंजमेंट के बाद ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री, आपको पता है कि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इसके ऊपर एक तो Cl2 से जब रिएक्शन होता है, एक Cl तो यही निकल गया। अब इसके बाद जो बचा हुआ Cl डॉट है
वह इसके ऊपर रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, रिएक्शन करके बनाएगा यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हो जाएगा Cl। आया समझ में कि नहीं, बोलो। ओके, आर यू satisfied this question or not? Because this type of question must occur in your exam. Then please tell the next simple question answer. इसके ऊपर हमें Cl2 के साथ रिएक्शन कराना है, केवल एक Cl2 है ना, 1 इक्विवेलेंट Cl2 है सनलाइट के प्रेजेंस में। किस पोजीशन पर अटैक करेगा आप हमें बताएंगे। A, B, C, D, D, E, E, F, इतने प्रकार की पोजीशन है। किस पोजीशन पर ये अटैक करेगा? प्लीज रिप्लाई। यस, गुड। यहाँ पर आपका C नंबर पोजीशन पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। जब ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तब आपके पास बनेगा इस प्रकार से, यहाँ पर ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। और जब ये आपका फ्री रेडिकल बनेगा, सॉरी, जब फ्री रेडिकल है तो मैं कायरल कार्बन क्यों कर रहा हूँ, जस्ट सेकेंड, कायरल कार्बन नहीं फ्री रेडिकल है ना, मिट जा भाई। हाँ, यहाँ पर ये फ्री रेडिकल हो गया। अब Cl डॉट आएगा और आ करके यहाँ पर बना देगा क्या, Cl। ओके, इस प्रकार से चीज़ें बनती हैं। अब हम वो क्वेश्चन देखते हैं जो आपके नीट 2025 में आया हुआ था। नीट 2025 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो ये था कि आपके पास एक इस प्रकार से कंपाउंड था। एक बार मैं कंपाउंड को मैं चाह रहा हूँ कि कंफर्म कर लूँ ताकि आपका क्वेश्चन ना गलती हो। जस्ट ए सेकेंड, देखिए हमारे पास नीट 2025 का पेपर है कि नहीं, होना चाहिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे पास नीट 2025 का पेपर ना हो। 2025 जे मेंस नीट का चाहिए ना, 2025 नीट। है बायोलॉजी, केमिस्ट्री जस्ट ए सेकेंड। क्या खुल गया ये सब फालतू। पेपर नहीं, ये तो नहीं है भाई, तो टेस्ट पेपर है, हमको खोज के रखना चाहिए था। हाँ, मिल गया। आर यू सादिश, आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये आपका नीट का 2025 का पेपर है। इसमें हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कहाँ गया? अपना माइक बंद रखो। भाई मैंने क्वेश्चन लगाया था, हाँ ये रहा, देखो ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, 77 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 दिखाई दे रहा है ना। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये एक आपके पास एल्केन है, इसके ऊपर अगर आप मोनोक्लोरिनेशन कराओगे तो कितने प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे और आप उसका क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, ये चीज़ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है, अब इसको मैं बनाता हूँ और इसके देखो 6, 2, 3, 5 ये ऑप्शन दिया हुआ है। इस केस में ऑप्शन ए सही होता है, 6 वाला। देखते हैं कैसे। यहाँ पर आपके पास दिया था CH3, CH, CH3 और लास्ट में CH2, CH3, CH2 और CH3, है ना। इसके ऊपर मोनोक्लोरिनेशन कराना है। मोनोक्लोरिनेशन का मतलब होता है कि सिर्फ आपको एक हाइड्रोजन को हटा करके एक क्लोरीन लगाना है, उस आधार पर बताना है कि इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। तब देखिए, सबसे पहले मैं येलो कलर के कार्बन से हाइड्रोजन को हटाता हूं, तब ये क्या बन जाएगा, तब ये बनेगा आपका CH3, CH, CH3 और CH2, CH2, Cl, ये बनेगा आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इस कार्बन से मैं हाइड्रोजन को हटाता हूं और जब मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाऊंगा तब ये क्या बनेगा, CH, CH3, CH3 और CH और यहाँ पर Cl और यहाँ पर CH3। आपको लग रहा होगा कि इस केस में आपका एक ही प्रोडक्ट बना है, ये आपका फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया और ये आपका सेकंड प्रोडक्ट हो गया, आपको ये लग रहा होगा। लेकिन आप जैसे ही ये करोगे, इसमें आपका ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट पूछा है ना, तो आप जैसे ही आप इस प्रकार से करोगे ना, तो इस केस में अगर आप देखो तो ये आपका कायरल कार्बन हो गया। कैसे कायरल कार्बन हो गया, क्योंकि इस केस में, रुको हाइड्रोजन को मैं यहाँ से हटा करके लॉन्ग फॉर्म में लिखता हूँ, मिट जा, हाँ मिट गया। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन इस प्रकार से लिख दिया, है ना। अब जैसे अगर आप देखोगे तब यहाँ 1, 2, 3 और ये 4, जब ये चारों अलग अलग ग्रुप है तब ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। और जब कायरल कार्बन हो जाएगा तो एक इसका आपका बनेगा D और एक बनेगा L, है ना। तो इस केस में एक D आइसोमर हो जाएगा, एक L आइसोमर हो जाएगा। तब इस केस में ये 2 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा। इस केस में आपका 3 प्रोडक्ट हो गया, एक में आपका D आइसोमर, एक में आपका L आइसोमर। ये तीसरा प्रोडक्ट समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। थर्ड प्रोडक्ट समझ में आया, ओके। अब नेक्स्ट, अब हम हटाते हैं बगल वाले कार्बन पर से हाइड्रोजन, अर्थात मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाता हूं। जब मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाऊंगा तब ये क्या हो जाएगा, CH3, CH3 और CH2, CH3 और यहाँ पर हो जाएगा Cl। ये आपका हो गया कौन सा प्रोडक्ट, पांचवा प्रोडक्ट, है ना। ये आपका, सॉरी पांचवा नहीं, चौथा, फोर्थ प्रोडक्ट हो गया आपका, ये आपका फोर्थ प्रोडक्ट हो गया। अब मैं खूब ध्यान से देखो, जो आपके CH3, CH3 है, अर्थात ये दोनों मेथाइल ग्रुप सेम है ना, और जब ये दोनों मेथाइल ग्रुप सेम है तब इस केस में आपका क्या हो जाएगा, किसी एक पर ही मैं रिएक्शन कराऊंगा, और मैं किसी पर भी रिएक्शन कराऊंगा तब ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका CH2, Cl, CH
और CH3 और CH2 और CH3, ये बन जाएगा आपका पांचवा प्रोडक्ट। लेकिन इस केस में ऑप्शन आपका 6 वाला सही है ना, 6 प्रोडक्ट ऑप्शन सही है, 4th वाला नहीं सही है। मुझे इसके ऊपर 1 घंटे तक 1 आवर हमें सोचना पड़ा था जब ये एग्ज़ाम हुआ था उस केस में। इसके पीछे कारण ये था कि जो ये 5th वाला प्रोडक्ट बना है ना, जैसे ही आप यहाँ से ऊपर चला जा, जैसे आप इस यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Cl लगाओगे, उस केस में ये वाला कार्बन कायरल कार्बन हो जाएगा। और जैसे ये कायरल कार्बन हो जाएगा तब इसके फिर से 2 आइसोमर बनेंगे D और L। तब एक ठो तो ये हो जाएगा और एक ठो इसका, अगर मान लो ये D होता तो एक इसका 6वां प्रोडक्ट L हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? बोल दो अब। इसके टोटल 6 प्रोडक्ट बनेंगे। गुड, चलो ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पहला मेथड देखा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आपको मैंने 2025 में आया हुआ क्वेश्चन भी दिखाया कि 2025 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अदर मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये वाला क्लास थोड़ा सा, पहला हम लोग रिएक्शन देखे थे इसलिए हमको टाइम लगा, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं लूँगा कोई भी रिएक्शन बताने में, क्योंकि हमें कोर्स भी कंप्लीट करना है ना। तो इस हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके।